हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 9 सॉइल। ठीक है। आज हम जानेंगे कि कितने प्रकार के सॉइल होते हैं और सॉइल के होने से कितना इंपॉर्टेंस पहुंचता है लिविंग थिंग्स के लिए। लिविंग थिंग्स यानी कि हम इंसान या जानवर के लिए, ठीक है, या पेड़ों के लिए कितना ज़रूरी होता है सॉइल। तो सॉइल क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कैसे बनती हैं और कितने प्रकार के होते हैं। यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो फॉर्म कैसे होती है, यानी कैसे बनती है वो। ठीक है, तो जो मिट्टी बनती है वो काफ़ी, उसका प्रोसेस जो होता है, उसकी प्रतिक्रिया जो होती है काफ़ी स्लो होती है, यानी कि उसको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है हमारे खेतों में, जो गांव के लोग रहते हैं, उनकी जो खेती की मिट्टी रहती है, उस मिट्टी को बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, और कैसे बनता है वो पत्थर के टूटने में होता है, यानी कि जो इग्निएट रॉक रहता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे पत्थर से टूट के धीरे धीरे मिट्टी के फॉर्म लेता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वो प्रोसेस, या किसका प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का, यानी कि जिस प्रोसेस से मिट्टी फॉर्म हो रहा है, किसके टूटने से, पत्थर के टूटने से, उसी को हम कहते हैं वेदरिंग। यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। जैसे जब पत्थर से मिट्टी बनती है, पत्थर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है। ठीक है, तो टूटते टूटते क्या होता है कि पानी उसे क्या करती है, उसे घिसराती रहती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रहती है, जिसकी वजह से उसके क्या होता है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसकी वजह से वो सॉइल का फॉर्म ले लेता है, यानी कि मिट्टी का फॉर्म ले लेता है। उसी को हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हमने पिछले चैप्टर में कुछ जाना है, यहाँ पे और डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मिट्टी को बनने में लाखों साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं, और कैसे बनता है, पत्थर के टूटने से। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, और वेदरिंग के होने में कौन कौन से साधन जो होते हैं काम आते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वेदरिंग होता है, यानी कि पत्थर से मिट्टी बनता है। तो पहला आता है प्रोसेस वाटर। वाटर काफ़ी हेल्प करता है पत्थर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉइल में। ठीक है, आइस जो रहता है, बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से पत्थर क्या होता है, टूटता रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में। हवाएं जब चलती हैं तो पत्थर को क्या, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में गिराती रहती हैं ज़मीन पे। ठीक है, फिर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, पत्थर हल्का हल्का मात्रा में पिघलने लगता है। ठीक है, बहुत हल्के हल्के मात्रा में, जिसकी वजह से वो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि चूहे वगैरह रहते हैं, सांप वगैरह रहते हैं, इंसानों के द्वारा या जानवरों के द्वारा क्या होता है, पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी का फॉर्म ले लेता है, और एक काफ़ी टाइम बाद, यानी कि हज़ारों साल बाद, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल में। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है सॉइल का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कुछ एजेंट ऐसे हैं जो वेदरिंग में, यानी कि पत्थर को तोड़ने के लिए, यानी कि सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज़रूरी होते हैं, यानी कि इनके बिना मतलब पत्थर नहीं टूट सकता है, यानी कि सॉइल नहीं बन सकता। जैसे कि पहला कह रहा है वाटर, यानी कि जो पानी होता है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है, कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पत्थर को तोड़ने में। किस में तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो पानी जब बारिश वगैरह होता है, तो जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो पत्थर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से पत्थर क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और उसके कुछ पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने लगते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते हैं, जिसकी वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या कह सकते हैं रेन वाटर, जब बारिश होता है, अभी मैंने कहा ना कि बारिश जब होता है तो जो बारिश का पानी रहता है वो किसमें चला जाता है, रॉक्स के अंदर चला जाता है। और ये तो पानी का हो गया। फिर कह रहा है विंटर में, यानी कि ठंडी के मौसम में जब पानी जम जाता है तो क्या करता है, उसको जमा देता है, यानी कि जो पत्थर के अंदर का जो पानी है ठंडी में जम जाता है, तो पत्थर को थोड़ा कमज़ोर कर जाता है जमा के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब गर्मी आती है तो पानी पिघलता है तो पत्थर पूरी तरह सड़ गया रहता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने लगता है, जिसकी वजह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कह रहा है कि वाटर हो गया किसमें, गर्मी के सीज़न में, और मौसम के सीज़न में ठंडी, यानी कि जब पानी फ्रीज हो जाता है तो बर्फ़ को जमा देता है, जिसकी वजह से बर्फ़ क्या होता है, थोड़ा कमज़ोर रहता है और छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने लगता है, फिर यही बाद में मिट्टी का फॉर्मेशन बनता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो रेन है, ठीक है, और रिवर वाटर दोनों क्या करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उसको मिक्स कर देते हैं सॉइल में। भाई यही तो अभी तो मैं समझा रहा था कि पत्थर क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यही कह रहा था। तीसरा पॉइंट कह रहा है रूट्स ऑफ ट्री ग्रोइंग थ्रू रॉक्स। कह रहा है देखो तीसरा पॉइंट से कैसे पत्थर बनते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जो पत्थरों के अंदर बड़े हो जाते हैं, ठीक है। कभी आप घूमने जाएंगे जहाँ पर पहाड़ वगैरह रहेंगे
देखते होंगे कि पत्थरों के बीच में घास उग जाता है, या कह सकते हैं कि पेड़ उग जाते हैं। जब पेड़ के जो जड़ें रहती हैं, जो रूट्स रहते हैं उनके, वो पत्थरों के अंदर जाते हैं तो पत्थर के कुछ कण यानी कि कुछ कह सकते हैं टुकड़े, स्टोन छोटे छोटे टूट के गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या होते हैं, मिट्टी का फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रूट्स होते हैं पेड़ के, वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मिट्टी का फॉर्मेशन होता है या ब्रेक डाउन होता है रॉक का, जिसकी वजह से मिट्टी बनती है। वही कह रहा है दिस क्रैक्स इन द रॉक द लीड ऑफ वेदरिंग, इसके कादर भी क्या होता है, वेदरिंग होता है, यानी कि पत्थर टूटता है किसमें, सॉइल में। चौथा पॉइंट कह रहा है, चौथा पॉइंट है टेम्परेचर का, यानी कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो पहाड़े रहती हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्म होने के बाद वो एक्सपैंड होने लगता है, यानी कि थोड़ा बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि मिलीमीटर में भी, मिलीमीटर के भी अंदर जाएंगे, माइक्रो मिलीमीटर में, तो उसमें बहुत ही छोटा छोटा मात्रा में एक्सपैंड करते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। जैसे पेन है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, पिघलेगा ना, तो ऐसे ही पत्थर भी, हर चीज़ पिघलता है आग से। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आग होता है, देखते हैं लावा निकलता है तो ना, तो ही पत्थर ही होता है। तो वही कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो पत्थर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के गिरने लगते हैं, और गिरा हुआ पत्थर बाद में क्या हो जाता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। देखा जाए तो अभी 3-4 रीजन हमको मिल चुके हैं। पहला बारिश का पानी, दूसरा वाटर रिवर, तीसरा पेड़, और चौथा है टेम्परेचर। तो अभी एक और 2-3 है, देखते हैं। पाँचवा पॉइंट भी वही कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो और बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है, तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उस पत्थरों में ह्यूमस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पत्थर कमज़ोर हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में गिरने लगते हैं। ठीक है, कह रहा है जब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है तो जो ऑक्सीजन रहता है वो हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, पत्थरों में ही, और पत्थर क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्रम्बल टू फॉर्म सॉइल, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में गिर के सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। फिर कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि आप लोग जब जाएंगे घूमने पहाड़ों वगैरह में तो देखते होंगे कि पहाड़ों में इस तरीके से छोटे छोटे घास उग जाते हैं, नहीं उगते हैं, या अपने घर में देखते होंगे छोटे छोटे पीपल के पेड़ या छोटे छोटे घास उग जाते हैं। तो ऐसे ही पत्थरों में छोटे छोटे लीचे उग जाते हैं, लीचे इस तरह के घास होते हैं। तो उनको जब वो ग्रो करते हैं, यानी कि जब वो बढ़ते हैं, तो जो पत्थर रहते हैं ना, उनके अंदर वो एक तरह से एसिड छोड़ते हैं। ठीक है, एसिड होता है एक तरह का प्लांट का एसिड, तो उसमें छोड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से एसिड के कारण जो पत्थर रहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। ठीक है, ये 6 रीजन थे जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, सॉइल का, किससे, पत्थरों से, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। मौसम वाला वेदर नहीं, वेदरिंग यानी कि पहाड़ टूटने वाला है। ठीक है, कई सारे कारण हो गए, जैसे पहला था क्या, रेन वाटर था। ठीक है, दूसरा था पेड़, तीसरा था टेम्परेचर, और चौथा था प्लांट या वगैरह, या पाँचवा छठवां था लीचेन वगैरह, यानी कि जो घास वगैरह होते हैं। ये सब चीज़ों से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल यानी कि मोस्ट सॉइल आर मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि मिट्टी में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें हवा भी होता है। ठीक है, सॉइल कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, पानी भी होता है, ह्यूमस भी होता है, रॉक्स के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इन्हीं सबको हमको पढ़ना है। तो वही कह रहा है कि लगभग 5 तरह के कंपोजिशन होते हैं एक मिट्टी में, यानी कि जो आपके खेतों में मिट्टी होती है उसमें 5 प्रकार के ये चीज़ रहते हैं। पहला कौन है, सॉइल पार्टिकल्स या रॉक पार्टिकल्स, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं या पत्थरों के पार्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे आपके खेतों में। ठीक है, फिर था ह्यूमस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो खाद वगैरह आप लोग डालते हैं खेतों में, नहीं है, किसान डालते हैं उसको। फिर कह रहा वाटर तो होता ही है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी मात्रा में, भले ही वो पानी सूख गया हो लेकिन पानी उसमें रहता है बहुत ही कम मात्रा में। फिर एयर, एयर तो हर जगह है। ठीक है, फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो कि प्रॉफिट किसके लिए, ग्रो करवाते हैं प्लांट्स को। सारे बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, प्रॉफिट वाले होते हैं। जैसे दही में जो दही होता है, यानी कर्ड जो होता है, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में भी होते हैं जो प्लांट के अच्छे होते हैं। अब आते हैं सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जो कंपोजिशन था अभी सॉइल का, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये तो बस नाम है, सॉइल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, एयर, सॉइल। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि सॉइल पार्टिकल में क्या कहता है, कह रहा है कि सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि मेन पार्ट्स होते हैं सॉइल के। अगर ये न रहे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा मिट्टी में। भाई जाहिर सी बात है, जब पत्थर के पार्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो उसमें से न वाटर होगा, न एयर होगा, न सॉइल होगा, न ह्यूमस होगा। मेन तो वही है ना। जैसे आपकी बॉडी में अगर स्केलेटन ना रहे, यानी कि हड्डी ना रहे, तो आपको किसी काम ही की नहीं है, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इस तरह से ये भी है, पत्थर यानी कि मिट्टी ना रहे, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स ना रहें तो पेड़ पौधे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि सॉइल पार्टिकल्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब उनके प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि पहला सॉइल पार्टिकल था क्ले, क्ले यानी कि
थोड़ा क्ले होता है मिट्टी वाला, जिसमें भीगा हुआ रहता है मिट्टी, उसको हम क्ले बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, तो जो क्ले होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स माना जाता है। जो सॉल्ट पार्टिकल्स के अलग साइज होते हैं ना, लिखा है बेस्ड ऑन देयर साइज, उसके साइज अलग अलग होते हैं। तो उसमें से एक पहला आता है क्ले। क्ले क्या होता है, क्ले बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनका जो पैकिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहता है और इस पैकिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, एयर नहीं रहता है। ठीक है, एयर बहुत ही कम मात्रा में रहता है, किसमें, क्ले में। तो ये कह रहे हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एयर बहुत ही लिटिल मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होता है और वाटर भरपूर मात्रा में होता है। यानी कि जितने भी इसके छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर जितने भी छोटे छोटे जगह रहती हैं, उसमें हवा ख़त्म हो जाता है और पानी क्या रहता है, उसमें ऑक्यूपाई कर लेता है। वाटर इज प्रेजेंट इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि क्ले के पार्टिकल्स के बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसमें पानी भर जाते हैं और ये बहुत ही स्मूथ हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब पानी किसी भी चीज़ में होगा तो स्मूथ होगा, जब पानी नहीं होगा तो बहुत ही मतलब टाइट कठोर होता है थोड़ा। तो क्ले क्या होता है, भीगा हुआ एक तरह से मिट्टी होता है। ठीक है, जब आप मिट्टी को भिगो देते हैं तो उसको क्या होता है, क्ले बोलते हैं। ये सबसे छोटे होते हैं, सबसे टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसमें एयर नहीं रहता है, मतलब रहता है बहुत कम मात्रा में रहता है और पानी भरपूर मात्रा में रहता है और ये क्या रहते हैं, स्मूथ रहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, हमेशा आपको आंसर पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट आता है सिल्ट। सिल्ट जो होता है ना, ये इसमें ज़्यादा पानी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब क्ले इतना पानी नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा पार्टिकल्स से भी बड़े होते हैं। यानी कि जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो इनसे छोटे होते हैं, यानी कि सिल्ट पार्टिकल्स किससे बड़े होते हैं, क्ले से। तो लिखा है सिल्ट जो होते हैं वो छोटा ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होते हैं, किससे, क्ले पार्टिकल से। यह बहुत स्मूथ भी नहीं होते। क्यों नहीं स्मूथ होते, क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, गीला ये भी होते हैं लेकिन उतना पानी नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सैंड, यानी कि सैंड यानी कि धूल, जो रेगिस्तानों में पाया जाता है। वो कह रहा है सैंड पार्टिकल्स ऑफ लार्ज पार्टिकल देन सिल्ट, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो सिल्ट और क्ले से भी बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि सैंड पार्टिकल्स इन दोनों से क्या होंगे, बड़े होंगे। एज द सैंड पार्टिकल्स लार्ज, कह रहा है जैसे कि सैंड पार्टिकल लार्ज होते हैं, दे आर लूजली बाउंड एंड देयर इज अ लॉट एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम व्हिच इज फिल्ड विद एयर। यानी कि आप लोग कभी भी जो गया होगा, ठीक है, जो नहीं गया होगा वो भी जानता होगा कि जो रेगिस्तान में जो धूल है, यानी कि जो सैंड है वो क्या है, उसमें पानी नहीं है, जिसकी वजह से उसमें जितने भी पार्टिकल्स हो क्या है, एयर भरे हुए हैं, यानी कि खुरदुरा है। उसमें कुछ भी बोएंगे तो होगा नहीं, सिवा कैक्टस के, तो उसको कहेंगे हम सैंड। तो सैंड क्या है, एग्जाम्पल है डिजर्ट का, जो रेगिस्तान की मिट्टी होती है उसको हम सैंड करते हैं। तो सैंड में क्या होता है, रेगिस्तान की मिट्टी में क्या होता है, ना पानी होता है, ना मॉइस्चर होता है, ना कुछ होगा। इसकी वजह से इसके पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं और ये स्मूथ भी नहीं होता है। ठीक है, और इसके अंदर खाली हवा भरा होता है। ठीक है, पानी वगैरह नहीं होता है। अब आते हैं ग्रेवल या स्टोन, ये सबसे बड़े होते हैं, यानी कि क्ले से भी बड़े होते हैं, सिल्ट से भी बड़े होते हैं, सैंड से भी बड़े होते हैं। ठीक है, तो ग्रेवल स्टोन क्या कहता है, दिस कंटेन द लार्जेस्ट रॉक पार्टिकल्स, यानी कि ये सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और शायद इसमें कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो खेती होती है इंडिया में वो क्ले पार्टिकल्स में होती है। ठीक है, क्योंकि क्ले में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, और हवा भी होता है, तो सबसे स्मूथ भी होता है, जिसकी वजह से इसमें खेती काफ़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि सॉल्ट पार्टिकल में सबसे बेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो क्ले पार्टिकल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आता है ह्यूमस, यानी कंपोजिशन का सेकेंड पार्ट, ह्यूमस। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी कि ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। जिसे जो गोबर होता है ना गाय भैंस का, वो क्या है, एक तरह से ह्यूमस ही है। जब खेतों में उसको डालते हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को फर्टाइल बनाता है। तो एक तरह से ह्यूमस जो है खाद का, यानी कि फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉइंट में देखिएगा कि ह्यूमस जो होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सड़े हुए प्लांट्स या एनिमल्स के अवशेष रहते हैं। ठीक है, अवशेष यानी कि एक तरह से बचा हुआ उसका मटेरियल, किसका, प्लांट्स और एनिमल का, सड़ा हुआ, याद रखिएगा, डिकेइंग कह रहा है। तो पहली बात, ह्यूमस क्या होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और ये क्या करता है, डिके यानी कि सड़ा हुआ प्लांट्स और एनिमल का अवशेष रखता है। ठीक है, बचा हुआ चीज़ रखता है। फिर कह रहा है ह्यूमस में एक सवाल फर्टाइल, यानी कि ह्यूमस में से ही मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से खेती ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि ज़्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो सकता है। और ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, यानी कि सॉइल में अगर ऐसा सॉइल है, ये कहीं मान लेते हैं कभी कभार क्या होता है, जो गांव के किसान रहते हैं उन खेतों में ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या करते हैं, खाद डालते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और अगले साल अच्छी मात्रा में गेहूँ चावल हो जाता है। तो ह्यूमस जो है एक तरह का खाद का, यानी कि फर्टिलाइजर का काम करता है। ठीक है, अब आते हैं वाटर एंड एयर पे, जो कि तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी था कंपोजिशन का। ठीक है, क्या करता है, कह रहा है कि वाटर ज़रूरी होता है, जो यानी कि जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं उनको जीने के लिए, यानी कि उनको जिंदा रहने के लिए वाटर और हवा, यानी कि ऑक्सीजन और पानी दोनों जरूरी होता है। जैसे हमको ऑक्सीजन पानी चाहिए होता है, वैसे ही उन बैक्टीरिया यानी कि सॉइल ऑर्गेनिज्म को भी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए।
अगर वो जिंदा रहेंगे तभी क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करवा पाएंगे। तो वाटर और एयर काफ़ी ज़रूरी होता है सब लोगों के लिए। कह रहा है कि दीज आर आल्सो नीडेड टू कन्वर्ट डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू ह्यूमस। यानी कि जो और एयर और वाटर रहते हैं क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं सड़े हुए मैटर को, किसमें, खाद में। कौन, हवा और पानी। यानी कि इनके वजह से जो बैक्टीरिया होंगे, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी जानवर या जो भी पौधा वगैरह इसमें होंगे खेतों में, वो उसको सड़ा के ह्यूमस में यानी कि खाद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी थे। कौन, सब ज़रूरी थे, सॉइल पार्टिकल्स भी, ह्यूमस भी, वाटर, एयर भी, सॉइल भी। अब बताए सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी कि वही बैक्टीरिया के बारे में। कह रहा है कि सॉइल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड अर्थवर्म्स होते हैं, यानी केचुआ होता है, खेतों में देखे ही होंगे। ठीक है, इंसेक्ट होते हैं, स्नेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, सारे के सारे खेतों में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर इंसेक्ट और फंगी ज़्यादा हो जाते हैं तो ये खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है और अर्थवर्म्स है ये इंपॉर्टेंट होते हैं खेतों के लिए। ठीक है, सारा ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग थिंग्स इन द सॉइल फर्टाइल, यानी कि जितने अर्थवर्म्स होंगे या जितने बैक्टीरिया होंगे उतना ज़्यादा सॉइल क्या होगा, फर्टाइल होगा, यानी कि उतना ज़्यादा खेत उपजाऊ होगा। ठीक है, वही कह रहा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल मेक द सॉइल फर्टाइल, यानी कि जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे खेतों में उतना ज़्यादा मिट्टी क्या होगा, फर्टाइल होगा। देखिए अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, नुकसान वाले बैक्टीरिया नहीं है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो फसल कैसे अच्छा होगा। ठीक है, जैसे दही में बैक्टीरिया होते हैं वैसे ही इसमें खेतों में भी बैक्टीरिया होना ज़रूरी है। अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। देखो मैंने बोला ना कि अर्थवर्म्स और बैक्टीरिया ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि अर्थवर्म्स जो होते हैं किसानों के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। क्यों, क्योंकि किसान तो बस क्या काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पानी चलाते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट कौन करता है, यही अर्थवर्म्स और बैक्टीरिया। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल के टेक्सचर को लोग इम्प्रूव करते हैं और उपजाऊ बनाते हैं, जिसकी वजह से खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अर्थवर्म्स को क्या कहा गया है, फ्रेंड्स, फार्मर्स फ्रेंड। तो हो सकता है वन वर्ड में या कह सकते हैं एमसीक्यू में आ सके कि फार्मर का फ्रेंड कौन है, तो अर्थवर्म्स है। ठीक है, इसे केचुआ करते हैं। वो दे मेक इट लूज दस एयर इनटू इंटर, यानी कि क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को यानी कि जितने भी बेकार चीज़ें होती हैं उसको कन्वर्ट कर जाते हैं ह्यूमस में, यानी कि खाद में, तो इसलिए ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक्टीरिया और फंगी। जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं यानी कि जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, सड़े हुए प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं किसमें, ह्यूमस में, यानी कि खाद बना देते हैं। तो इसीलिए बैक्टीरिया और फंगी ज़रूरी होते हैं, यानी कि जितने ज़्यादा क्या होंगे ऑर्गेनिज्म होंगे खेतों में यानी कि सॉइल्स में, उतना ज़्यादा खेती अच्छी होगी। तो ये कह रहा है जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं मिट्टियों में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी कि मदद करते हैं सड़ाने के लिए, किसको, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को, यानी कि मरे हुए जानवरों को, यानी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो मर जाते हैं खेतों में, उसको सड़ाने के लिए और पौधों को सड़ाने के लिए क्या करते हैं, ये ज़रूरी होते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ह्यूमस में, यानी कि खाद में। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया जो कन्वर्ट कर देते हैं इसमें नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रोजन होता है स्पेस में यानी कि एयर में। देखो एयर भी कंपोजिशन है ना, मैंने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि एयर में कई सारे गैस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका जो क्या बोलते हैं, जो प्रोटीन आता है वो किससे आता है, नाइट्रोजन से आता है। तो यही बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, उस और नाइट्रोजन को सोख लेते हैं, यानी कि एयर से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स को क्या देते हैं, उसको कन्वर्ट करके प्रोटीन की मात्रा में देते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर से क्या नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्रोटीन में। तो ये याद रखिएगा कि बैक्टीरिया और फंगी काफ़ी ज़रूरी होते हैं सड़े हुए पौधों और जानवरों को कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमस में, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को सोख करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन में। ठीक है, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, या का फिगर दिया हो सकता है एग्जाम में आए कि राइट या कर सकते हैं ड्रॉ एंड डायग्राम ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से आपको एक सर्कल बनाना होगा, उसमें से 25% एयर होता है इसमें, मिट्टी में। ठीक है, जो हमारी मिट्टी होती है खेत की, उस खेत की मिट्टी में लगभग 25% हवा होता है, 25% पानी होता है और 50% क्या होता है, 25% मिनरल पार्टिकल्स होते हैं, बाकी 5% ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि 10% ऑर्गेनिज्म होंगे यानी कि कीड़े मकोड़े, 10% रूट्स होंगे यानी कि जो पौधे रहते हैं उनके जो जड़ें रहती हैं उनको रूट्स करते हैं, और ह्यूमस यानी कि खाद 80% होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोजिशन बटा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल प्रोफाइल। जैसे आपका प्रोफाइल होता है ना इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या कहीं भी फेसबुक वगैरह पे होता है ना प्रोफाइल, वैसे ही मिट्टियों का भी प्रोफाइल होता है। वो भी लोग इंस्टाग्राम खेलते हैं। ठीक है, कह रहा है हर मिट्टी अलग अलग होती है, यानी कि हर लेयर में जो मिट्टी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप ज़मीन खोदेंगे यानी कि जब ज़मीन आप डग करेंगे, डग यानी कि खोदना,
ठीक है। तो बना के लिखना होगा टोटल अगर आता है तो इसका मतलब होता है ज़मीन को खोदना, ठीक है। कह रहा तो ज़मीन आपको जब खोदेंगे ना तो इस तरीके से आपको मिट्टी मिलेगी, ठीक है। पहले में कुछ अलग मिट्टी मिलेगी, फिर जब 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे कुछ और मिट्टी मिलेगी, फिर 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे पृथ्वी के अंदर तो कुछ और मिट्टी मिलेगी। इस तरीके से लेयर करते हैं, उसी को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी कि लेयर वाइज जो मिट्टी होती है जब सबसे नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, पत्थर मिलेगा, जब इसके भी नीचे जाएंगे तो समुद्र मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से लेयर डिवाइड होता है, तो वही कह रहा है उसी को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, यानी कि अलग अलग साइज के क्या पत्थरों के पीसेस चेंज होते रहते हैं, यानी कि अलग अलग मिट्टी होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सॉइल के प्रोफाइल, ठीक है। जैसे आपके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्रोफाइल पे अलग अलग फ़ोटो होता है ना, जैसे ही अंदर लोग जाते हैं यानी कि ढूंढे जाते हैं तो देखते हैं आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोस्ट किए रहते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी अलग अलग अंदर यानी ज़मीन के अंदर अलग अलग लेयर होते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के मिट्टी होते हैं जिसको हम सॉइल प्रोफाइल करते हैं। और उन अलग अलग मिट्टियों के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी होंगी बहुत उपजाऊ होंगी, यानी कि जो कुछ मिट्टी होंगी जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होंगी फसलों के लिए, कुछ मिट्टी ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, कुछ मिट्टी ऐसी होंगी जो बस मतलब क्या करेंगी, फसल को ग्रो करवाएंगी। तो अलग अलग तरह की मिट्टी होती है, तो उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे द मेन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल के मेन लेयर होते हैं वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? पहला आता है टॉप सॉइल, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला होता है जिसको हम ए हॉरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ए हॉरिजन। ए क्या है? पहला लेटर है अल्फ़ाबेट क्या है, यानी कि इंग्लिश का पहला लेटर है, यानी कि सबसे ऊपर वाला, इसलिए टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे ऊपर वाला कौन सा सॉइल होता है? टॉप। टॉप करने पर देखिए कभी भी शब्द को नहीं याद आ रहा है तो जो शब्द दिया यानी कि जो वर्ड दिया है उसी में सब कुछ छुपा रहता है। देखिए इसमें लिखा है टॉप। टॉप यानी कि ऊपर वाला, सॉइल यानी कि मिट्टी, यानी कि सबसे ऊपर वाला मिट्टी जिसको हम ए हॉरिजन कहते हैं। फिर आता है सब सॉइल, सब यानी कि दूसरा, और सॉइल यानी कि मिट्टी, यानी कि बी हॉरिजन यानी कि दूसरे नंबर वाला मिट्टी, ठीक है। तीसरा आता है पेरेंट रॉक, या पेरेंट यानी कि उसके माता पिता, देखो पहला है लड़का, फिर है उसकी बहन, फिर उसके माता पिता यानी कि पेरेंट रॉक जिसको हम सी हॉरिजन बोलते हैं। फिर है बेड रॉक यानी कि उसके दादा परदादा, ठीक है, जो बेड पे लेटे रहते हैं एकदम, नहीं जो बूढ़े लोग क्या होते हैं बेड पे आराम करते रहते हैं। तो इस तरीके से याद करिए आप लोग। अगर भूल गए कि सॉइल प्रोफाइल का डिफिनीशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरीके से याद करिएगा कि साइज ऑफ रॉक पीसेस आल्सो चेंजेस, यानी कि अलग अलग लेयर में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है टॉप सॉइल यानी कि छोटा लड़का, फिर उसकी बहन सब सॉइल, फिर उसके माता पिता पेरेंट रॉक, और चौथा बेड रॉक यानी कि दादा। अब देखते हैं टॉप सॉइल यानी कि उसके छोटा भाई के बारे में। तो सबको एक आइडिया होना चाहिए कि ये टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल यानी कि सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला यानी कि ये लगभग 5-6 किलोमीटर में फैला होगा, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि वही मिट्टी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, ठीक है। तो आप बना के भी लिख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर वाला मिट्टी यानी कि अपर मोस्ट लेयर है सॉइल का, या वही भी लिखा है, बस आपको सोचना है, ठीक है। सब कुछ इसी मिल जाएगा आपको, ठीक है, बना के। इसीलिए हमेशा बना के लिखा करिए, यानी कि अपने मन से, ताकि ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब पॉइंट में लिखा करिए, ठीक है। वही लिखा है टॉप सॉइल यानी कि सबसे ऊपर मोस्ट लेयर है, यानी कि मिट्टी का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल कहते हैं। और भाई ऊपर है तो थोड़ा डार्क कलर का होता है, उसका कलर आप लोग देखें, ये डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर का होता है, वो लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसी वजह से तो खेती होती है। भाई जो प्लांट्स बोए जाते हैं वो 5 किलोमीटर अंदर तो बोए नहीं जाते, क्या अर्थ के सरफेस पे बोए जाते हैं, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस की कौन सी मिट्टी है? टॉप सॉइल। तो इसीलिए कर लिख सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है। जो टॉप सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। और इस मिट्टी में यानी कि टॉप सॉइल की मिट्टी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। 3-4 पॉइंट हो ही गए हैं, इतना काफ़ी है, 3-4 नंबर का बस आता ही है, ठीक है। इस तरीके से आप बना के लिख देंगे। तो इसमें बस वही लिखा है जो मैंने बताया है कि सबसे ऊपर वाला मिट्टी है ये, ठीक है, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, खेती भी यही होती है, और इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है जिसकी वजह से प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ये था हमारा टॉप सॉइल, ठीक है। अब आते हैं सब सॉइल में, यानी कि उसके बहन में। ये भी आपको पता है कि उसका है उसकी बहन, यानी कि उसके जस्ट नीचे वाला है, ठीक है, यानी कि उसका बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई क्या होगा? थोड़ा सा नीचे होगा। तो लिख देंगे कि सब सॉइल इज़ द लेयर, वो ऐसा लेयर है जो कि टॉप सॉइल के जस्ट नीचे रहता है। तो क्या लिखेंगे? बस वही लिखेंगे बना कि टॉप सॉइल इज़ द लेयर विच बिलो द टॉप सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाला क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बी हॉरिजन, यानी कि सब सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये उतना ज़्यादा क्या कहते हैं? ह्यूमस नहीं होता, यानी कि फर्टाइल नहीं होता, इसलिए वैसे ये सबसे नीचे होता है, ठीक है। और ये लाइट कलर यानी हल्का होता है, ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता कलर में, ठीक है। कौन? सब सॉइल।
ये हार्डर होते हैं, यानी कि मतलब ये कठोर होते हैं, यानी कि जो भी बारिश का पानी होता है इसी लेयर में क्या आके रुकता है। और यही लेयर क्या करते हैं, यहाँ की जो रूट्स होते हैं टॉप सॉइल के यहीं पर आके रुके रहते हैं, जिसकी वजह से ये रूट्स क्या होते हैं, पानी खींचते रहते हैं इस सब सॉइल से। ठीक है, सब सॉइल क्या है, ये दूसरा लेयर है और ये हल्के कलर के होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते, यानी बहुत ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है, और ये हार्ड होते हैं। और रेन का जो भी पानी आता है, यानी कि जो बारिश का पानी होता है यहीं पर क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, देखिए अगले पॉइंट में वही लिखा भी है कि ये क्या होते हैं, रेन वाटर का पानी यहीं पर कलेक्ट होता है और ये सॉल्युबल होते हैं आयरन ऑक्साइड में। तो आयरन ऑक्साइड नहीं आ रहा फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया है उसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर था पेरेंट रॉक, यानी कि उसके माता पिताजी। तो आपको भी पता है कि तीसरा कौन है, मैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक कौन है, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये आ जाना चाहिए कि ये सब कौन ऐसे लेयर होते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे, पेरेंट रॉक इज़ दैट लेयर विच बिलो द सब सॉइल, यानी कि ये ऐसे लेयर है जो किसके नीचे हैं, सब सॉइल के। ठीक है, ये तो सबको पता है कि सब सॉइल के बाद कौन आता है, पेरेंट रॉक होता है। और ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, इसको भी लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्टाइल में मतलब फर्टाइल नहीं होता है। ठीक है, फर्टाइल कौन होता है, बस ऊपर वाला मिट्टी, यानी कि ये हॉरिजन या टॉप सॉइल। ठीक है, क्या लिखेंगे कि पेरेंट सॉइल इज़ द सॉइल या लेयर बिलो द सब सॉइल। और ये बहुत ही स्मॉल क्रम्स होते हैं, यानी कि एक तरह से पत्थर ही होते हैं, देखा जाए तो मिट्टी नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ भी बारिश का पानी क्या होता है, स्टोर होता है, यानी कि जो बारिश के पानी आती है यहाँ से होते होते यहाँ पे आती है बी ऑरिजन में, यानी कि सब सॉइल में, और सी ऑरिजन में, यानी कि पेरेंट रॉक में भी। इन दोनों में पानी रुकी रहती है। ठीक है, तो हमारा पेरेंट रॉक होगा। बेड रॉक यानी कि उसके दादा परदादा। देखते हैं, तो ये भी आपको पता, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि ये बेड रॉक ऐसे लेयर होते हैं जो किसके नीचे आते हैं, पेरेंट रॉक के। तो बस वही लिखा है, या नहीं लिखा है तो अपना लिख सकते हैं अपना पॉइंट। ठीक है, बस आपको समझना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे कि बेड रॉक इज दैट लेयर विच इज़ बिलो द पेरेंट रॉक। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉलिड, यानी कि ये जो पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, यानी कि हार्ड होते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ सॉलिड रॉक कॉल्ड द बेड रॉक, यानी कि पेरेंट रॉक के नीचे एक बेड रॉक आता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, और ये नॉन पोरस होते हैं। नॉन पोरस यानी कि गीले नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड। भाई मैंने पहले ही कह दिया कि ये हार्ड होते हैं, यानी हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर होते हैं। अब कठोर है तो पानी होगा नहीं वहाँ पर। ठीक है, हार्ड होते हैं और इसको खोदा नहीं सकता, यानी कि इसको डग नहीं किया जा सकता, यानी कि खोदा नहीं सकता, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, पहाड़ है, यानी कि पत्थर हैं बड़े बड़े, इसीलिए इनको रॉक कहा गया ना, बेड रॉक, यानी कि पत्थरों का बेड। जो बेड होता है जिसमें आप लोग सोते हैं वो क्या है, एक तरह से बेड है ना। तो ये पहले ही बोल दिया कि रॉक है, किसका रॉक है, बेड रॉक है, यानी कि पत्थरों का एक तरह से बेड है, तो जिसको हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। कह रहा जो रेन वाटर होते हैं यहाँ के इसके ऊपर रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जब बारिश का पानी आता है तो आते आते इन दोनों लेयर में रह जाता है, इसके नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि यह एक तरह से क्या है, ऐसे पानी को घेर लेते हैं। ठीक है, जिसके पानी इसके सब ऊपर रहता है, इस तरीके से पानी तैरता रहता है। इस तरीके से 4 लेयर आते हैं। सबसे पहला आता है कौन, टॉप सॉइल, जहाँ पर खेती होती है बहुत ज़्यादा। दूसरा आता है सब सॉइल, उसके बाद तीसरा आता है पेरेंट रॉक, उसके माता पिता, चौथा बेड रॉक। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या दिखा, मेन लेयर देखा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं। तो सॉइल हमने देखा क्या होता है, ठीक है, प्रोफाइल देखा, मेन लेयर देखा। अब देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल। देखा है तो 3 तरह के सॉइल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सैंडी सॉइल, सैंडी यानी कि भीगा हुआ सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। ये 3 तरह के सॉइल होते हैं, जहाँ पर जो भी होता होगा उसको डिटेल में देखते हैं। पहला आता है हमारा सैंडी सॉइल। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं। कह रहा व्हेन द सॉइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट्स कॉल्ड सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल ऐसे होते हैं जो थोड़ा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये फिगर में दिख रहा है ना, इसके पार्टिकल्स क्या है, बड़े होंगे, लेकिन जब इसको हाथ में उठाएंगे तो जब आप ध्यान से देखेंगे इसके पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं जो कि दिखाई देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सैंडी सॉइल, यानी कि सैंड की तरह है। देखा जाए तो लिखा है ना सैंड, सैंड मतलब क्या होता है, रेगिस्तान की जो धूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्या होता है, सैंडी सॉइल, यानी कि ऐसे मिट्टी जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। इसके मेन लक्षण क्या है, यानी कि मेन इसकी खासियत क्या है, कह रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पार्टिकल, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स होने के कारण सॉइल हैज़ बिगर एयर स्पेस सो इट इज़ हाईली पोरस। कह रहा है कि पार्टिकल्स के बड़े होने के बावजूद, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। उस स्पेस के कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा पोरस हो जाता है, यानी कि हवा ज़्यादा काफ़ी मात्रा में हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल नहीं हो पाते हैं। जब पानी नहीं रहेगा, बस हवा रहेगा, तो कहाँ से फर्टाइल होगा। जैसे कि रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है, जो सैंड होता है, उसमें तो फर्टाइल होता नहीं है। तो वही ये भी है सैंड, यानी कि बस वाई लगा दी, इसके सैंड ही कर दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है सबसे बड़ी होती है, वैसे ये भी सैंडी सॉइल है जो सबसे बड़ी पार्टिकल्स है सॉइल पार्टिकल्स का। और इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इनमें स्पेस होता है। ठीक है, और ये हाईली पोरस होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हवाएं होती हैं
और इट्स वाटर रिटेंशन इज वेरी पुअर, यानी कि इनके अंदर पानी नहीं होता है, ठीक है। और ये ह्यूमस भी नहीं होते, यानी कि ये फर्टाइल भी नहीं होते हैं। मैंने पहले बता चुका है कि रेगिस्तान की मिट्टी ना ही फर्टाइल होती है ना ही उसमें पानी होता है, बस वही लिखा है इसमें और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए लॉट्स ऑफ एयर होते हैं, ठीक है। वेरी पुअर होता है किसमें, वाटर रिटेंशन। रिटेंशन होता है कि पानी को रखने में, ये पानी को रख नहीं पाते हैं, ये पानी क्या करते हैं, वेपराइज कर देते हैं। ये ह्यूमस लैक मतलब कि कमी, यानी कि ह्यूमस की कमी होती है, यानी कि फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। लास्ट आता है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जाहिर सी बात है, जब फर्टाइल ही नहीं होगा, जब पानी ही नहीं होगा उस मिट्टी के अंदर, तो पौधे कहाँ से ग्रो हो पाएंगे, इसीलिए सुटेबल नहीं होता है, यानी किसी भी तरह के यहाँ के पौधे नहीं होते हैं, बस एक दो पौधों को छोड़ के, जैसे कि कैक्टस वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंडी सॉइल। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी दिया है कौन कौन से मिट्टी आते हैं जो सैंडी सॉइल में आते हैं, साफ साफ लिखा है क्या होते हैं, डिजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। यानी कि जो सैंडी सॉइल होते हैं वो रेगिस्तान की ही धूल होती है, ठीक है। इसमें बस कैक्टस होता है। कैक्टस एक ऐसा प्लांट होता है जिसको पानी चाहिए ही नहीं होता है। अगर उस प्लांट को आप क्या देंगे, पानी देंगे तो प्लांट सूख जाएगा, ठीक है। ये था हमारा सैंडी सॉइल, जिसमें ना ही फर्टाइल था, ना ही पानी था, और ना ही वो क्या था, प्लांट को ग्रो करवा पा रहा था। क्यों, क्योंकि उसको मिट्टी में ना पानी था ना फर्टाइल था। अब आते हैं क्ले सॉइल। क्ले सॉइल क्या होता है, बहुत ही मतलब बेस्ट सॉइल होते हैं जहाँ पर खेती की जाती है। इसमें तो लिखा है इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन यानी कि ठीक ठाक पार्टिकल्स होते हैं जो रिलेटिवली हाई इन द सॉइल, दैट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। यानी कि ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फाइन होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, किसके लिए, खेती के लिए। इसको क्या कहा जाता है, क्लियर सॉइल कहा जाता है। और ये क्ले जो पार्टिकल्स होते हैं ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कि नहीं कि स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी की मात्रा ठीक ठाक होती है, ठीक है। 25% पानी होता है, 25% एयर होता है, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। और पॉइंट देखते हैं इसके, तो जो हमारा जो सॉइल होता है क्ले सॉइल, इसके क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एग्जाम में आता है, तो इस तरीके से लिखेंगे। कह रहा है अच्छे पार्टिकल्स होने के कारण, यानी कि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल क्या होते हैं, पैक होते हैं टाइटली, यानी कि इस तरीके से पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। एयर स्पेस आर वेरी स्मॉल, यानी कि टाइटली पैक होने की वजह से जैसे क्या होता है, एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में हवा नहीं जा पाती है, ठीक है, बस पानी जा पाता है। इस तरीके से इसमें कम हवा रहता है। लिखा है इट इज़ अ लिटिल एयर, यानी कि क्ले सॉइल के अंदर कम हवा रहती है, यानी कि 25% ही हवा रहती है, ठीक है। और ये काफ़ी मात्रा में पानी को रख सकता है। वही लिखा है इट्स वाटर रिटेंशन इज़ वेरी हाई, इट बिकम्स स्टिकी एंड वेन वेट, यानी कि जब इसके पानी बारिश होगा इसके ऊपर तो क्या करेगा, पानी को कंजर्व करेगा, यानी कि बचा कर रख लेगा, और जब इसको ज़रूरत होगी तो पानी दे सकता है अपने रूट्स को। इट कंटेन ह्यूमस इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि ये काफ़ी मात्रा में खाद को रख सकता है। तो इस मिट्टी में भी खेती हो सकती है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें कम हवा रहती है, पानी भी ठीक ठाक होता है, और इसमें ह्यूमस भी होता है कम मात्रा में, लेकिन खेती होती है, ठीक है। तो ये था क्ले सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होते हैं, क्यों, देखते हैं। कह रहा है ये जो सॉइल होते हैं लोमी सॉइल, इसमें दोनों होते हैं, दोनों यानी कि सैंडी सॉइल भी होते हैं और क्ले सॉइल भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस को कंटेन कर लेता है और पानी भी रखता है, ठीक है, और हवा भी रखता है, यानी कि इसके पास दोनों हैं। यानी कि सैंडी सॉइल में जिसमें काफ़ी ज़्यादा हवा था, और क्ले सॉइल में जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी था। काफ़ी मात्रा में जब हवा होगा और पानी होगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस भी होगा, यानी कि फर्टाइल भी होगा, जिसकी वजह से खेती काफ़ी बेहतरीन होगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लोमी सॉइल। कह रहा है कि सॉइल हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले सॉइल, जिसको हम लोमी सॉइल कहते हैं। तो अगर ये आ गया और ये आता भी है, यही आएगा लोमी सॉइल ही, ठीक है। 2-3 नंबर में आएगा तो देखिएगा। पहला डेफिनेशन क्या होगा कि लोमी सॉइल वो होता है जिसमें इक्वल मात्रा में सैंड पार्टिकल्स भी रहे और क्ले पार्टिकल्स भी रहे, उसी को हम लोमी सॉइल कहते हैं। अब कह रहा है कि इससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कह रहा है कि ये मिक्सचर होते हैं सैंड के। सैंड यानी कि जो रेतीला मिट्टी होती है वो सिल्ट होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं इक्वल मात्रा में, न कम न ज़्यादा। और इसमें काफ़ी हाई मात्रा में ह्यूमस होता है, ह्यूमस यानी एक तरह से फर्टाइल होता है, ठीक है। और इट हैज़ सफिशिएंट सैंड फॉर ड्रेनेज एंड सफिशिएंट प्लांट टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हवा वगैरह मौजूद रहता है, और इसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जिसके वजह से ये बेस्ट सॉइल बन जाता है। किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, यानी कि खेती के लिए, ठीक है। कोई पूछता है कि सैंडी सॉइल कौन सा सॉइल ऐसा है जो सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है खेती के लिए, तो कौन सा है, लोमी सॉइल, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि देखते हैं
हमने अभी देखा कि क्या होता है, मिट्टी के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। ये तो आप जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश की मिट्टी अलग है, वेस्ट बंगाल का अलग है, पंजाब का अलग है, ठीक है, और तमिलनाडु का अलग अलग मिट्टी है, मतलब हर जगह का अलग अलग मिट्टी है। तो हर जगह में अलग अलग प्रॉपर्टी होगा। जैसे कह रहा है कि मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा, यानी कि ज़्यादा नमी होगा, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगा वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होगा, और जहाँ पे कम बारिश होगा वहाँ पे कम मॉइस्चर होगा। तो इस तरीके से अलग अलग मॉइस्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। भाई जाहिर सी बात है, अलग अलग सॉइल का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा अब्जॉर्प्शन करने का। कुछ मिट्टी ऐसी होंगी जो ज़्यादा मात्रा में पानी को ऑब्जॉर्व करती होंगी, कुछ मिट्टी ऐसी होंगी जो कम मात्रा में ऑब्जॉर्व करती होंगी। जैसे जो वहाँ की मिट्टी होती है रेगिस्तान की, वो कम मात्रा में ऑब्जॉर्व कर पाती होगी, ठीक है। लेकिन जो यूपी और पंजाब और महाराष्ट्र वगैरह की मिट्टी होगी ज़्यादा मात्रा में ऑब्जॉर्व कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी क्या है, क्ले सॉइल है या लॉमी सॉइल है। तो दूसरा हो गया, पहला प्रॉपर्टी क्या था, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल। यहाँ पर नोट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट यानी एक तरह से इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी हुआ है। कह रहा है जो सैंडी सॉइल होते हैं, सैंडी सॉइल यानी कि जो रेगिस्तान वाली मिट्टी होती है, सैंडी वाली सैंड, ठीक है, रेगिस्तान की मिट्टी। तो जो मिट्टी होती है वो पानी को कम ऑब्जॉर्व कर पाती है, ये तो हमने कई बार पढ़ चुका, ठीक है। लेकिन जब बारिश होती है, तो जब बारिश का पानी उसमें जब गिरता है, जब रेगिस्तान में बारिश होती है कभी कभार, तो जो पानी क्या होता है, जब गिरता है उस मिट्टी में यानी सैंडी सॉइल में जब गिरता है, तो पानी क्या रुक नहीं पाता है, पर्कुलेट कर जाता है। पर्कुलेट यानी कि अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सैंडी सॉइल के पास इतना ताकत नहीं होता है कि पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्व कर सके, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी पर्कुलेट कर जाता है। पर्कुलेट यानी कि मिट्टी में चला जाता है और अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी क्या होती है, फर्टाइल नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी तरफ यानी कि क्ले सॉइल जो हमारे यहाँ पाई जाती है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि सोख लेती है, यानी कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पावर होता है पानी को एब्जॉर्व करने के लिए, जिसकी वजह से कम से कम मात्रा में पानी को पर्कुलेट कर पाती है। यानी कि जब बारिश होता है यूपी बिहार या महाराष्ट्र वगैरह में, तो कम से कम मात्रा में पानी क्या होता है, अंदर जाता है। बाकी सारा पानी ऊपर वाला जो लेयर होता है यानी कि टॉप हॉरिजन या टॉप सॉइल, वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये था नोट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स। ये क्या होता है, देखो हर जगह की मिट्टी होती है, हमने देखा अलग अलग होती है। वो कैसे होती है, हवा की वजह से। कहीं पर हवा दिन भर चलता रहता है, कहीं पर हवा चलता ही नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं पर रेनफॉल होता नहीं है, कहीं पर मतलब 12 महीने गर्मी रहती है, यानी कि जैसे यूपी बिहार हो गया, यहाँ पर 8-8 महीने तक गर्मी होती है, सनलाइट की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, यानी कि उमस की वजह से। तो हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, तो हर जगह का क्रॉप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, मिट्टी को बदलने के लिए। और यही सारे फैक्टर्स एक जगह हो पूरे भारत में, तो पूरे भारत की मिट्टी एक जैसी होती है। लेकिन ये बात नहीं होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है। जैसे कश्मीर की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ की मिट्टी अलग होगी। कहाँ से, तमिलनाडु से। तो वही यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला पॉइंट कह रहा है जो लॉमी और क्ले सॉइल होते हैं, ये दोनों किसके सूटेबल होते हैं, फूड क्रॉप्स के लिए। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। इस मिट्टी में गेहूँ भी होता है और ग्राम भी होते हैं। ये मिट्टी जो होती है, कौन मिट्टी, लॉमी और क्ले वाले, ये काफ़ी रिच होते हैं ह्यूमस में और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, यानी कि खेती के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इस सॉइल को, ये जो मिट्टी होती है लॉमी सॉइल और क्ले सॉइल, इनके अंदर पावर होता है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं, बार बार एक ही पॉइंट हम लोग को पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से और अच्छे से याद होने जाना चाहिए या समझ आना चाहिए। तो कह रहा है कि लोमी और क्ले ये दोनों क्या है, बेस्ट सॉइल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू ग्रो पैडी। पैडी मतलब क्या होता है, चावल, जो हम लोग भात वगैरह खाते हैं उसको क्या कहते हैं, पैडी कहते हैं। पर अब पैडी जमाने के लिए क्ले सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सच सॉइल हैव अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, यानी कि चावल उस जगह पे होगा जिस जगह पे मिट्टी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व कर पाती है। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और वेस्ट बंगाल। इन तीनों राज्य में सबसे ज़्यादा चावल को प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। जो पंजाब वगैरह है वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बारिश ठीक ठाक मात्रा में होती है, कि नहीं मॉडरेट वाला। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से चावल काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। फिर आता है लेंटिल्स एंड अदर पल्स, दाल, जो दाल वगैरह रहते हैं वो लॉमी सॉइल में ज़्यादा होते हैं। लॉमी सॉइल यानी कि सबसे बेस्ट सॉइल होता है, क्ले सॉइल से भी बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ पे दाल वगैरह काफ़ी आसानी से और काफ़ी बढ़िया तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, लॉमी सॉइल में, ठीक। फिर आता है कॉटन। कॉटन सैंडी लोम, यानी कि जो कॉटन होता है, यानी कि जो सूती का कपड़ा होता है उसे कॉटन कहते हैं। तो कहाँ पर होता है, सैंडी लोम में होता है या सैंडी सॉइल में होता है, यानी कि जहाँ पर सैंड, यानी कि सैंड भी हो और लोमी की मिट्टी भी हो, यानी कि सैंड की मिट्टी भी हो, लोमी की मिट्टी भी हो, वहाँ पर क्या होगा, कॉटन होगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका,
साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? वहाँ की जो मिट्टी है लोमी सॉइल और ये सैंडी सॉइल दोनों मिक्स है। थे हमारा सॉइल ऑन क्रॉप्स, यानी कि किस किस मिट्टी में कौन कौन सी खेती होती है और कितनी मात्रा में होती है। अब आता है सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। अब देखेंगे यानी कि सॉइल इरोजन देखेंगे और सॉइल के पॉल्यूशन देखेंगे और कैसे सॉइल को और ज़्यादा बचा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। कह रहा है कि जो सॉइल होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। किस रिसोर्स के लिए? प्लांट्स को क्या करने के लिए? उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके वजह से क्या होता है, खाना प्रोड्यूस हो पाता है, क्लॉथिंग वगैरह प्रोड्यूस हो पाता है, मेडिसिन प्रोड्यूस होते हैं, पेपर वुड ये सब क्या होते हैं, मिट्टी की वजह से तो प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए कह रहा है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक धरोहर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स यानी कि इंसान या जानवर या पंछी जिंदा रह पाते हैं। तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। खैर इनके अलावा भी जैसे जो सामान है, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कहाँ से आता है? ज़मीन के अंदर से ही तो आता है। तो भी क्या ज़मीन क्या है? मिट्टी से ही तो बनी हुई, ऐसा नहीं कि सोने चांदी से बना हुआ है, वो भी मिट्टी से ही बनी हुई है। ठीक है, कह रहा आयरन गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, सारे कहाँ से आते हैं? यानी कि मिट्टी से ही आते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, जो पहाड़ है वो भी तरह से क्या है, सॉइल ही तो है, सॉइल का रॉ मटेरियल है, यानी कि पत्थरों से ही तो बनते हैं मिट्टी, तो ये भी सब उसमें मिलता रहता है। फिर कह रहा है कि सॉइल आल्सो प्रोवाइड क्ले विथ रॉ मटेरियल टू मेक पोल्ट्री ब्रिक्स एंड टाइल्स, यानी कि जो आपके घर में टाइल्स वगैरह लगते हैं, दीवार की जो ईंटें बनी रहती हैं, वो सारे किससे बनता है? मिट्टी से, यानी कि सॉइल से। तो सॉइल इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई पूछता है कि सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये सब प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन के लिए। ठीक है, आयरन गोल्ड सिल्वर कोल पेट्रोलियम गैस के लिए, और चौथा जो घर बनते हैं उसमें जो ब्रिक्स टाइल्स वगैरह रहते हैं उनके लिए। चौथा क्या आता है? रेन वाटर दैट सिप्स इनटू द सॉइल इज स्टोर्ड, ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, यानी कि जो भी हम पानी पीते हैं वो कहाँ स्टोर रहता है? ग्राउंड वाटर में ही। ये चार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों मिट्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों मिट्टी हमें चाहिए, तो इसलिए चाहिए। ठीक है, जो रेन वाटर वाला ये कह रहा है जो बारिश का पानी होता है वो कहाँ इकट्ठा होता है? दूसरे या तीसरे लेयर में, यानी कि बी और सी वाले में। ठीक है, बी ऑरिजिन और सी ऑरिजिन में, जिसकी वजह से हम जो नल चलाते हैं या टोटी वगैरह चलाते हैं तो जो पानी आता है पीने वाला वो वहीं से आता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉइल। अब आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? देखिए, जब मिट्टी एक जगह से बह कर दूसरी जगह पे चली जाती है उसी को क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सिंपल सा डिफिनीसन इसका बनता है, द रिमूवल ऑफ सॉइल, यानी कि टॉप सॉइल ही तो बहती है, नीचे का सॉइल तो बहेगा नहीं, ऐसा नहीं ऊपर वाला सॉइल ऐसे रहेगा। इसे मान लेते हैं 4 सॉइल है। ठीक है, ये चार सॉइल है, ऊपर वाला मिट्टी रह गया, नीचे वाला बह गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब पानी आएगा तो ऊपर वाली मिट्टी को बहा ले जाएगा, जब हवा चलेगा तब भी क्या करेगा? ऊपर वाली मिट्टी को बहाएगा। तो वही कह रहा है, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड या वाटर, यानी कि हवा के जरिए या पानी के जरिए जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं, यानी कि सॉइल का हटना। ठीक है, सिंपल सा डिफिनीसन हो गया। अब क्या करता है, जो सॉइल होते हैं, सॉइल को रोकने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब पेड़ और सॉइल का क्या संबंध है? देखिए, जब पेड़ लगाते हैं तो जो मिट्टी होती है मिट्टी को ऐसे कस के पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बह नहीं पाती है हवा या पानी के जरिए, जिसकी वजह से क्या होता है? मिट्टी पेड़ को पकड़ी जाती है और पेड़ मिट्टी को पकड़े जाते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ग्रीन अर्थ हो सके, यानी कि अर्थ क्या हो, ग्रीन हो सके। कह रहा है कि कॉजेज़ क्या क्या है सॉइल इरोजन के, यानी किस किस कारणों की वजह से सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सबसे पहला रीज़न तो यही आता है कि डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का काटना, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं अभी भी और पहले भी काटे जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पेड़ खत्म हो रहे हैं। अगर पेड़ खत्म होंगे यानी कि वहाँ पे मिट्टी क्या होगी? बह के चली जाएगी। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उसकी जड़ें नहीं रहेंगी, जब जड़ें नहीं रहेंगी तो मिट्टी को पकड़ेगा कौन? कोई नहीं। जब भी पानी आएगा, बारिश आएगा, फ्लड आएगा, यानी कि बाढ़ आएगा या हवा चलेंगी तो मिट्टी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। पहला कारण ये है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है हैवी रेन या फ्लड, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब बारिश आ जाता है, जब बाढ़ आता है तो मिट्टी क्या होती है? ऊपर वाली मिट्टी बह के चली जाती है। जब गांव वगैरह में बाढ़ आता है क्या देखते हैं कि जब बाढ़ आता है तो पूरी मिट्टी क्या होती है? इधर से उधर चली जाती है। दूसरे खेत की मिट्टी अपने खेत में आ जाएगी और अपने खेत की मिट्टी किसी और खेत में चली जाती है। इस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। तीसरा है ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, यानी कि जानवरों की ज़्यादा हद से मात्रा में चराना, जिससे क्या होता है? जो कुछ जानवर होते हैं जो लोग जाते हैं चराने, बकरी वगैरह या गाय भैंस वगैरह जो लोग जाते हैं चराने, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं चराना चाहिए। इतना ही चराना चाहिए कि ताकि वो मिट्टी क्या कर सके? बच सके। जो ऊपर वाली घास रहती है वो भी मिट्टी को पकड़ी रहती है। नहीं कहते हैं जो ग्रास वगैरह रहता है गांव में या शहर में,
तो वो क्या करती है, जो ग्रास रहता है वो मिट्टी को पकड़ी रहती है, जो पानी नहीं देती है। जब ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, जानवर उस घास को खा लेंगे तो घास हट जाएगा, बस मिट्टी बचेगी। तो मिट्टी क्या होगी, जब पानी आएगा हवा आएगा तो बह जाएगा। ठीक है। 5वां पॉइंट आता है पुअर फार्मिंग मेथड है, यानी कि ऐसे मेथड ना का यूज़ ना करें जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो, कमज़ोर हो और बह जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि किस रीजन से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला तो यानी कि पेड़ लगाना पड़ेगा। वहीं पे पहला पॉइंट दिया है कि प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल इरोजन को रोकने का जो दूसरा नाम है उसको सॉइल कंजर्वेशन भी कहते हैं। कंजर्व यानी कि बचाना, यानी कि मिट्टी को बचाना। तो वही कह रहा है कैसे रोक सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको पेड़ लगाना पड़ेगा, यानी कि एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा किसको, पेड़ों को। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है याद करने में, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो ए मतलब ऐड करना, यानी कि पेड़ों को ऐड करना, यानी कि एफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन यानी कि डिवाइड करना, यानी कि काटना। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा मिट्टी बचाने के लिए, या दूसरा तरीका क्या है, डैम को बनाना पड़ेगा ताकि क्या हो, फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि बाढ़ वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्लांटिंग ट्री और शेल्टर बेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या क्या करेंगे, हवाओं को रोकेंगे जिसकी वजह से मिट्टी क्या होगी, बहेगी नहीं। ठीक है। तीसरा था टेरेस फार्मिंग और द स्लोप ऑफ द हिल्स, यानी कि जो पहाड़ की जो एरिया रहती है वो आप कैसी फार्मिंग करें, टेरेस फार्मिंग क्या होती है, इस तरीके से होती है, जो पहाड़ रहता है ना इस तरीके से फार्मिंग होती है, इस तरीके से लेयर वाइज, जिसकी वजह से मिट्टी बहती नहीं है। चौथा आता है प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जानवरों को एक ठीक ठाक मात्रा में चराना, इतना ही जानवरों को ले जाए जितना कि क्या करें, घास बची रहे। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन एक ही जगह पे चराते रहें, तो अगर पूरा घास खत्म हो जाएगा, ज़मीन दिखने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन की मिट्टी चली जाएगी। तो ये 4-5 रीज़न है जिसकी वजह से हम रोक सकते हैं, और 5 रीज़न ऐसे थे जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। अब होता है सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि मिट्टी कैसे बेकार हो जाती है। तो मिट्टी कई सारी से पॉल्यूशन दिक्कतों की वजह से बेकार होती है, जैसे कि कह रहा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह रहती है जिसमें से बेकार चीज़ें निकलती हैं, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस निकलते हैं लिक्विड के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वो जाके कहाँ मिल जाते हैं, कहाँ मिलते हैं, नदियों में या खेतों वगैरह में। तो नदी का पानी कहाँ जाता है, खेतों वगैरह में जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है। या केमिकल्स की वजह से जो किसान वगैरह होते हैं वो खेतों में क्या डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है और मिट्टी क्या होता है, लेस फर्टाइल हो जाता है। साल्ट यानी कि नमक की वजह से। ठीक है। डिजीज कॉजिंग जर्म्स, यानी कि जो कुछ मात्रा में क्या आते हैं, कभी कभी खेतों में बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से खेतों की मिट्टी की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ ज़मीन लेस फर्टाइल हो जाता है। ठीक है। किसके कारण होते हैं ये सॉइल पॉल्यूशन, देखते हैं। पहला पॉइंट आता है सीपिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इनटू द सॉइल, यानी कि मिट्टी में गंदा पानी डालना, गंदा पानी यानी कि पॉइजनस वाटर डालना या केमिकल सब्सटेंस डालना, जिसकी वजह से क्या होता है, गंदा होता है। या एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्या होता है, खेतों में कभी कभार कीड़े वगैरह लग जाते हैं, किसान क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, यानी कि कीड़ों को मारने के लिए या मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। खाद वगैरह, कह रहा खाद को ज़्यादा मात्रा में ना यूज़ करें, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में यानी कि मीडियम में यूज़ करें, ताकि क्या हो, मिट्टी को नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। तीसरा क्या है, टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि मिट्टियों में, यानी कि जो भी मिट्टी है उसमें टॉक्सिक वेस्ट ना फेंके, यानी कि डब्बा वगैरह प्लास्टिक वगैरह ना फेंके, इसकी वजह से मिट्टी क्या हो, सुरक्षित बचा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहा है कि हम मिट्टी को पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूटेड होता है, यानी कि ख़राब होता है। अब 4-5 रीजन है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है कि पॉलीथीन बैग को हमको क्या करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा। ठीक है। जब पॉलीथीन वगैरह बैन हो जाएंगे तो वो पॉलीथीन इधर उधर न जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बस कूड़ेदान में जाएंगे। ठीक है। कह रहा है पुटिंग अ बैन ऑन द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। ठीक है। जब आप लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं तो कहाँ जाता है, उड़ के खेतों में जाता है, मिट्टियों में समा जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी को क्या करता है, लेस फर्टाइल कर देता है। कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर रिलीजिंग देम इन द सॉइल, यानी कि जो कह रहा है जो फैक्ट्री वगैरह रहते हैं उसमें जब वेस्ट निकलता है तो उसको फिल्टर करके निकालें, यानी कि जितने भी वेस्ट हैं वो कहीं पर फेंके ना, उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करें खेतों में, जो किसान वगैरह होते हैं उनके लिए कह रहा है कम से कम खाद वगैरह डालें। ठीक है। अडॉप्टिंग प्रॉपर मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, रिसाइकलिंग और रीयूज़ ऑफ मटेरियल, यानी जितने भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको रिसाइकल करें और रीयूज़ करें ताकि वो नुकसान ना हो। ठीक है। बस इतना ही था चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।